हाय एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। आज का टॉपिक हम लोग का है इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है उसके लिए एक इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे। अब इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन क्या है, तो इसमें इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना है। इंटीग्रेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12 मैथमेटिक्स में, लेकिन 11th फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े होगे मैथमेटिकल टूल्स में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो उसी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब वह रिएक्शन जिसका रेट किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड ना करे, या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलेंगे जिसका रेट उसके कंसंट्रेशन टर्म के जीरोथ पावर के बराबर हो। मतलब कंसंट्रेशन टर्म का पावर कितना होगा, जीरो। मतलब यदि हम कोई रिएक्शन लिखें ऐसे, मान लो एक रिएक्शन लिख रहे हैं, आर से बन रहा है प्रोडक्ट, आर यहाँ रिएक्टेंट है। तो यदि इस रिएक्शन का रेट लिखोगे तो रेट कैसे लिखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो डी आर बाई डी टी, तो ये बराबर हो जाएगा के इंटू जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन आर, और चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका पावर कितना रहेगा, जीरो। तो वही लिखें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसका रेट उसके रिएक्टेंट के जीरोथ पावर के प्रोपोर्शनल होता है या बराबर होता है। चूंकि जो हम लोग रेट लिखे हैं वह रिएक्टेंट के टर्म में लिखे हैं, तो यहां हम लोगों को लगाना होगा माइनस का साइन। पढ़े पीछे प्रोडक्ट के टर्म में प्लस लिखा था, रिएक्टेंट के टर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस लिखते हैं। तो यहां से हम लोग का कुछ ऐसा ही बन जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर हो गया के, और आर का पावर जीरो को ऐसा ही रहने दो, या आर का पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ इसको हटा ही दो, इंटू 1 यहाँ लिख देते हैं, सिंस आर का पावर 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो, इसको ऐसे लिख देते हैं, डी आर बराबर के, और डी टी को इधर ले आते हैं, माइनस साइन भी कर देते हैं इधर, नहीं तो क्या डी आर बराबर माइनस के डी टी। अब क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ एबव इक्वेशन। इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बराबर के कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो इंटीग्रेशन में बस सिंपल सी बात जानो कि यदि dx कोई मैथमेटिकल टर्म है या फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x, मतलब ये d यहाँ से हट जाएगा और जो टर्म यहाँ रहता है वो x हो जाता है, ऐसे करके। हालांकि और डिटेल में तो वहाँ जानोगे, अभी हम लोग को इतना ही यूज है कि कोई मैथमेटिकल फंक्शन यदि ऐसा है, या मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल फंक्शन ही उसको बोले, और यदि उसका इंटीग्रेशन करना हो तो जो टर्म यहाँ रहता है इस ऑपरेशन के साथ या ऑपरेटर के साथ उसी के बराबर हो जाता है। तो dx x के बराबर हुआ तो dr r के बराबर हो जाएगा, और dt किसके बराबर हो जाएगा, t का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ r बराबर माइनस के, और dt को लिख सकते हैं t। साथ ही साथ यहाँ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट देते हैं जिसको मानेंगे i, इसको मान लो एक्सप्रेशन 1, where I is इंटीग्रेशन कांस्टेंट दिया जाता है। इंटीग्रेशन में ऐसा कांस्टेंट पढ़ोगे इसको, इंटीग्रेशन में भी टेंशन नहीं लेना है। तो क्या किए, एक जनरल रिएक्शन लिए जीरो ऑर्डर का, रिएक्टेंट के टर्म में रेट लिख रहे हैं इसलिए माइनस का साइन लगाए, और इसको आगे हम लोग बढ़ाए तो यहाँ से एक इक्वेशन आया डी आर बराबर माइनस के डी टी। इसको दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट किए, कोई लिमिट वगैरह नहीं है इंटीग्रेशन का, बस इंटीग्रेट किए इसको। तो इंटीग्रेट करने से जो है एक एक्सप्रेशन आया हम लोग का, कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर माइनस के टी प्लस आई, जहाँ आई है इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
मान लें व्हेन t बराबर 0, मतलब जब टाइम 0 हो, टाइम 0 हो मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन इनिशियल स्टेज पे है। t 0 होने का मतलब हुआ कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वह इनिशियल स्टेज पे है। तो जब टाइम 0 होगा तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R, वह भी बराबर होगा इनिशियल कंसंट्रेशन का R0। तो R0 को पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, या इसी को बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी t बराबर 0 और R बराबर R0 इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 में, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो R के जगह हम लोग लिख देंगे R0 इक्वल टू माइनस के, और t को तो 0 लिख दिए हैं प्लस I, तो k इंटू 0 तो 0 हो गया, तो यहाँ से ही R0 बराबर हो गया I, मतलब I जो था इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये किसके बराबर हो गया, R0 के बराबर। तो यहाँ ये जो I है, इस I का वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो क्या इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1, इसको मान लो 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा R बराबर माइनस के टी प्लस R0, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं किसके लिए, रेट कांस्टेंट के लिए। रेट कांस्टेंट मतलब k के लिए। तो क्या करो, के टी देखो, के टी इधर माइनस में है पूरा टर्म, तो इसको लेफ्ट साइड ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा के टी बराबर इधर बचेगा क्या, R0। अभी R वाला टर्म तो इधर प्लस में है, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा R। हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं k के लिए, तो जाएगा k बराबर R0 माइनस R बटे टी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको मान लो नंबर 4, जहाँ k क्या हुआ, रेट कांस्टेंट, t क्या है, टाइम, R0 क्या है, R0 को हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और R को बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ हो कि 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, तो उसी को हम लोग मानते हैं R। तो ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एकदम आसान सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ है, और वो बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो हो गया, इसको बढ़िया से कर लोगे, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है, इसका डेरिवेशन जो है देख लेना है। इस इक्वेशन को जो है दूसरे तरीके से देखोगे बुक वगैरह में, तो ऐसे भी डिराइव किया हुआ रहता है। और कैसे डिराइव किया हुआ रहता है, तो जैसे मान लो कि यहाँ जो हम लोग लिखे ऐसा कि R से बना प्रोडक्ट, मान लिया जाता है यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब हमेशा याद रखोगे टाइम कितना होगा, 0। तो इनिशियल कंसंट्रेशन R का मान लें A, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 0, क्योंकि टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा। और कंसंट्रेशन एट टाइम t, थोड़ा देर रिएक्शन हो गया तो थोड़ा देर रिएक्शन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो मान लो प्रोडक्ट बन गया है x, तो रिएक्टेंट कितना बचा, तो रिएक्टेंट शुरू में था A, अब उसमें से x बदल गया प्रोडक्ट में, तो ये बचा कितना, तो बचा A माइनस x। ऐसा समझ गए कैसे किए। सो दूसरा तरीका बताने डेरिवेशन का, जो बहुत सारा बुक में देखोगे, और स्टैंडर्ड तो यही है, एनसीईआरटी बुक में सही है, लेकिन दूसरा तरीका ऐसे भी है डेरिवेशन का, जो हम बता देते हैं कि R से प्रोडक्ट बना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का मान लिए A, तो प्रोडक्ट का 0 हो जाएगा, क्योंकि टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा। थोड़ा देर हो गया, समय बीत गया, रिएक्शन प्रोसीड किया, तो मान लिया प्रोडक्ट बना x, तो रिएक्टेंट कितना बचा, A माइनस x। तो अब जब तुम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखोगे ऐसा
तो ई तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे सो देखो, ई हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कितना है ए माइनस एक्स, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, तो हो जाएगा डी माइनस टी ए माइनस एक्स बटे डी टी, इधर हो जाएगा के, ऐसा। फिर से ऐसे ही कर दो, डी ए माइनस एक्स बराबर के डी टी, इंटीग्रेट कर दोगे जैसे यहाँ था तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स और ये तो सेम रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस एक्स, बाकी इधर सेम रहना है। अब यहाँ जब टाइम जीरो होगा तो टाइम जीरो पे देखो ये जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो जीरो है, मतलब इस केस में x का वैल्यू हो जाएगा जीरो, टाइम जीरो है तो जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से एक्सप्रेशन से क्या आएगा, ये है a माइनस एक्स, तो a माइनस जीरो बराबर इतना, तो i बराबर यहाँ से आ जाएगा a, ऐसा। अब इसको यहाँ पुट कर दो, तो इधर हम लोग का था a माइनस एक्स माइनस के टी और यहाँ हो जाएगा a, तो ऐसा ही लिखो, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ऐसा। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस यहाँ से हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा x, तो k बराबर आ जाएगा ये x बटे टी, और ये x बटे टी, तो x यहाँ पे क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। तो ये दूसरा तरीका ऐसे है डेरिवेशन का, लेकिन इसके पहले जो r वाला हम लोग पढ़े उसी को याद रखेंगे। देखो r वाला जो पढ़े थे उसमें क्या था एक्सप्रेशन, उसमें था k बराबर R0 माइनस R बटे टी। R0 था इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन है A, तो लिख दो A, माइनस R था फाइनल कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स, तो ये माइनस ऐसे ना लिखेंगे, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस बटे टी, तो A कट गया तो आ गया x बटे टी, ऐसे भी हो जाएगा डेरिवेशन। तो ये दूसरा तरीका है जो बहुत सारे बुक्स में मिलते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सेम चीज है। अब हम लोग बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो नेक्स्ट हम लोग का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला क्या आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए देखो एक इक्वेशन हम लोग लिखे थे, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 जो डेराइव किए थे वो क्या आया था, वो आया था R बराबर माइनस के टी प्लस R0, ऐसा कोई इक्वेशन आया था शायद, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट किए थे हम लोग। अब 11th मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन पढ़े होगे तुम लोग, तो यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जो जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का होता है y बराबर mx प्लस सी। y हो गया y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, जहां टच करेगा उसको, x हो गया x एक्सिस की तरफ जो है, इस m को हम लोग बोलते हैं स्लोप, और इस c क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस की। y एक्सिस को कहाँ कट करेगा स्ट्रेट लाइन, वो होता है R0। तो इस स्लोप के आधार पे जो है ना वो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
चूंकि स्ट्रेट लाइन आया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन तो कई प्रकार से हो सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से शुरू होता है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ऊपर से शुरू होगा और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे शुरू होगा। ऐसे अलग अलग टाइप के स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो कौन सा स्ट्रेट लाइन यहाँ होगा, कौन सा स्ट्रेट लाइन कब हम लोग लिखते हैं, तो इसके लिए बताए कि स्ट्रेट लाइन में डिटेल में पढ़े होंगे, लेकिन हम बता देते हैं अभी। इसको तब ऐसा स्ट्रेट लाइन हम लोग तब खींचेंगे जब स्लोप पॉजिटिव हो। स्लोप पॉजिटिव मतलब एम पॉजिटिव हो लेकिन इंटरसेप्ट जीरो हो। एम पॉजिटिव और इंटरसेप्ट क्या हो, जीरो। ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन तभी आएगा जब y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब ये y एक्सिस होता है, x होता है, तो जो भी यहाँ लोग हैं और यहाँ तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तभी ऐसा ग्राफ आएगा। ये वाला ग्राफ कब आएगा, जब स्लोप हो पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नॉट इक्वल टू जीरो। और ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन कब आएगा, जब स्लोप हो नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही चार ग्राफ है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे यही चारों में से कोई ग्राफ आने वाला है इस चैप्टर में। तो यहाँ से ग्राफ मतलब ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन तब शुरू होगा जब पॉजिटिव स्लोप हो लेकिन जीरो इंटरसेप्ट। ऐसा ग्राफ तब आएगा जब y x का इंडिपेंडेंट हो, मतलब इस पर डिपेंड ना करता हो। ऐसा ग्राफ तब आएगा जब m पॉजिटिव माने स्लोप पॉजिटिव हो लेकिन इंटरसेप्ट जीरो के बराबर नहीं हो। देखो ये दोनों ग्राफ में यहाँ इंटरसेप्ट जीरो है, यहाँ जीरो नहीं है, हालांकि स्लोप दोनों का क्या है, पॉजिटिव। और इसमें जो है डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए कौन सा ग्राफ होगा चारों में से, देख लो अपने। क्या है, यहाँ m जो स्लोप है नेगेटिव है, इंटरसेप्ट जीरो नहीं है। तो लास्ट वाला केस है इंटरसेप्ट नॉट इक्वल टू जीरो, स्लोप नेगेटिव। तो यहाँ जब ग्राफ प्लॉट करोगे ऐसा, तो ग्राफ किसके बीच करते हैं, y और x के बीच। तो y पे है कंसंट्रेशन ऑफ r, तो कंसंट्रेशन ऑफ r, और x में है टाइम, तो हो गया यहाँ टाइम। तो ऐसा ग्राफ आएगा इस प्रकार से। तो E जहाँ टच किया है y एक्सिस को, दिस वन, यही कहलाता है इंटरसेप्ट, जो कि बराबर हो जाएगा r जीरो का, और इसका स्लोप जो है वो बराबर हो जाएगा -k का। ग्राफ को अच्छे से समझना है क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ग्राफ का आता ही है, गारंटेड है। क्या क्वेश्चन आएगा, तो जैसे मान लो एक ग्राफ ड्रॉ कर देगा, ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ यहाँ ये दोनों लिखा हुआ है, ऐसे ग्राफ बना हुआ है। पूछेगा इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या होगा, -k। पूछेगा कि इंटरसेप्ट कितना है, तो r जीरो। मतलब ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट किया हुआ है, इसके मदद से तुमको रिएक्शन का ऑर्डर पता करना होगा और वहाँ से फिर जो है मिलाना होगा इस मेन इक्वेशन से, तब जो है समझ में आएगा कि कैसे ग्राफ को प्लॉट किया गया है। उसके बाद यदि हम ग्राफ प्लॉट करें रेट और कंसंट्रेशन के बीच, ऐसा यहाँ ले लें रेट और यहाँ ले लें कंसंट्रेशन, तो बताए कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट है वह कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। देखो ये वाला केस, जब y x का इंडिपेंडेंट हो तो कैसा ग्राफ आता है, x एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ बना हुआ रहेगा और बोलेगा कि x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या होगा, लिखो। कई तरह से क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो ध्यान में बना हुआ रहेगा। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगला इसका है, अगला टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन, माने यदि किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होना है तो कितना समय लगेगा। यदि किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होना है, मतलब 100% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल जाना है, तो ऐसा होने के लिए कितना टाइम लगेगा उसी को निकालना है।
तो जो मेन इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, के बराबर R0 माइनस आर बटे टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी बराबर R0 माइनस आर बटे के। अब एट 100% कंप्लीशन, तो T बराबर हो जाएगा इस केस में T 100% का, और ये जो R है, तो R क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T, कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। चूंकि हम लोग T मान लिए 100%, मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, मतलब 100% रिएक्टेंट बदल गया किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये जो R था, तो ये R का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। तो यहाँ तो हम लोग बोल रहे हैं कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, कुछ नहीं, 0। तो इस केस में जो R है इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा T को अब लिखेंगे T 100%, ये बराबर हो गया R0 माइनस 0, तो हट जाएगा बटे के। ऐसा इसका मतलब कि जो 100% कंप्लीशन है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे भी देख सकते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आता है यही, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। यहाँ था 100% कंप्लीशन, यहाँ 50% कंप्लीशन। तो 100% कंप्लीट होने में कितना समय लगा, तो R0 बटे के। तो उसी प्रकार से यदि हम लोग निकालें कि 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो। तो किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जो समय लगता है, मतलब 50% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने में जितना समय लगता है, वह उस रिएक्शन का कहलाता है हाफ लाइफ। और इसको डिनोट करते हैं T हाफ से, या लिख सकते हो T 50%। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ, या फिर द टाइम रिक्वायर्ड for the conversion of 50% reactants into products of a reaction is called its half life, कि किसी भी रिएक्शन में 50% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जितना समय लगता है वह उसका हाफ लाइफ कहलाता है, या 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगता है वह उसका क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। तो व्हेन जब T बराबर हो जाएगा T हाफ का 50%, तो उस केस में जो R है, R E कितना हो जाएगा, तो देखो जब 100% कंप्लीशन लिखे थे तो R को माने 0, तो R क्या था कि रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है उस टाइम में। तो यहाँ टाइम हम लोग 100% लिख दिए थे, मतलब कि पूरा रिएक्शन हो गया, 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, तो रिएक्टेंट बचा 0। लेकिन अभी यहाँ हम माने कि रिएक्शन आधा ही कंप्लीट हुआ है, तो आधा कंप्लीट हुआ है मतलब 50% रिएक्टेंट बदला है किसमें, प्रोडक्ट में, तो बाकी 50% तो बच गया। तो जितना रिएक्टेंट शुरू में लिए थे उसका 50% प्रोडक्ट में बदल गया, तो जितना शुरू में लिए थे उसका 50% बच गया। तो शुरू में हम लोग लिए थे R0, इस R0 को हम लोग बोल रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, तो R0 लिए थे, इसका 50% बदल गया किसमें, प्रोडक्ट में। तो अब बच्चा कितना, तो इसी का 50%, इसी का 50% मतलब इसका आधा। तो ये जो R है वो बराबर हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा का, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2। अब इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये T को अब हम लोग लिखेंगे T हाफ, ये हो गया R0 माइनस R को अब लिखो R0 बटे 2, और ये हो जाएगा K। एलसीएम ले लो 2, तो हो जाएगा 2R0 माइनस R0 बटे K। तो 2R0 माइनस R0 हो गया R0, और 2 को नीचे ले आओ तब हो जाएगा 2K, एंड दिस इज T हाफ।
ऐसा। ये हो गया हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। देखो 100% कंप्लीट होने के लिए R0/K, तो हाफ लाइफ के लिए R0/2K, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दिया गया है, तो जो भी एक्सप्रेशन आया इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही वाला चीज़ आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सो दैट द हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन या डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि दिखलाओ कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है उसके रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो उस केस में इसको ऐसे डिराइव करके जो है दिखाना होगा। तो एक एक्सप्रेशन जो है ये भी आ गया। इसी को देखो थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। टी हाफ को इसको लिखो ऐसे 1/2K इंटू R0, यही चीज़ है। इसी को थोड़ा ऐसे करके लिखा गया है। और R0 के बाद अगर कुछ नहीं है तो +0 तो लिख ही सकते हैं अपने से, इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आएगा। तो ऐसा हम लोग लिख दिए हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन को। अब इसको फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से कंपेयर करो तो जाएगा y = mx + c। तो ये जो m हुआ इतना के बराबर, मतलब m हम लोग का आ गया पॉजिटिव, प्लस का साइन है ना, कहीं माइनस नहीं है। और ये जो c है इंटरसेप्ट वो आ गया है 0। तो पॉजिटिव स्लोप विथ 0 इंटरसेप्ट कैसा ग्राफ बताए थे। तो y एक्सिस पे ले लेंगे इस बार हम लोग हाफ लाइफ, और x एक्सिस पे ले लेना है R0। तो पॉजिटिव स्लोप विथ 0 इंटरसेप्ट, तो ऐसा ग्राफ आया था। ये जहाँ ये जो कट किया है दिस वन, सॉरी पॉजिटिव स्लोप विथ 0 इंटरसेप्ट है, इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। यहाँ तो कोई इंटरसेप्ट बच जाएगा ना, ऐसे यहाँ से शुरू होगा। इंटरसेप्ट 0 मतलब y एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, तो ओरिजिन से शुरू हुआ मतलब y एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, बस इसका स्लोप जो है ये आ गया 1/2K। तो एकदम क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, टी हाफ R0 ग्राफ लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा इसका स्लोप कितना है। तो जानना होगा कि कौन सा रिएक्शन के लिए है ग्राफ, फिर उसका एक्सप्रेशन क्या था, फिर ऐसे कंपेयर करोगे तब यहाँ स्लोप लिखाएगा। यह हो सकता है कि ग्राफ खींच दे, स्लोप लिखा हुआ रहे, पूछेगा किसके किसके बीच प्लॉट किया गया है। कई तरीके से क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसको समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो एक तो रेट कांस्टेंट निकालने का जनरल फॉर्मूला जो बताया, मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड। तो ये मोल 1 - 0 हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ हो जाएगा लीटर 0-1 पर सेकेंड, तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। या फिर k का जो एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े R0 - R/T, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये मोलर कंसंट्रेशन है, ये भी मोलर कंसंट्रेशन है, तो ये मोल पर लीटर माइनस मोल पर लीटर बटे टी। तभी मोल पर लीटर माइनस मोल पर लीटर 0 नहीं हो जाएगा। पढ़े होगे 11th में यूनिट डायमेंशन में फिजिक्स में कि यूनिट माइनस या प्लस नहीं किया जाता है, यूनिट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, तो जैसे मान लो यहाँ जो मोल पर लीटर रहेगा केवल यूनिट ही नहीं ना रहेगा, कोई वैल्यू रहेगा। सपोज ये 5 मोल पर लीटर है, यहाँ वाला भी कोई वैल्यू रहेगा, यहाँ मान लो 2 मोल पर लीटर है, तो माइनस करोगे तो माइनस तुम केवल इस क्वांटिटी को करोगे, तो 5 - 2 हो गया 3, तो मोल पर लीटर तो अभी भी बच ही जाएगा, हम उसको 0 तो नहीं लिखे हैं। और नीचे टाइम है तो हो गया सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर पहले से और सेकेंड ऊपर जाकर के पर सेकेंड। तो यूनिट को डायरेक्ट इससे निकालो या फिर जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है वहाँ से भी यूनिट को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिटेल डिस्क्रिप्शन। क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल तो पहले पढ़े हैं, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और वहाँ से जो है बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कई प्रकार के क्वेश्चन, यदि लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता है तो डेरिवेशन ही आ जाएगा। हाफ लाइफ अलग से पूछता है, ग्राफ से कई क्वेश्चन आ सकते हैं,
तो अच्छे से इसको जो है करोगे रिवाइज तो ध्यान में बना हुआ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग अगला क्लास से देखेंगे। धन्यवाद।